Good morning friends, I am हरवीर सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 2, 3, 4, 5 जून के करंट अफेयर्स की। दोस्तों, ये क्या है कि मैं कुछ कार्य से संबंधित बाहर चला गया था, इस वजह से 2-3 दिन की करंट अफेयर्स आपको एक साथ पढ़नी होगी आज। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन समुद्र सेतु का अगला चरण कब शुरू होगा? तो दोस्तों, ऑपरेशन समुद्र सेतु का नेक्स्ट चरण कब से शुरू होगा? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो आपका आंसर होगा 1 जून। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, जेपी मॉर्गन दक्षिण एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष कौन बनेगा? दोस्तों, एक समूह है जेपी मॉर्गन दक्षिण एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। तो इसका नया अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया जाएगा दोस्तों? तो देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है: रामफोसा, लियोपुरी, मनीष सिंह, मैथ्यूज। तो दोस्तों, अभी लियोपुरी को दक्षिण एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए, हाल ही में एड्स पर अपने शोध के लिए क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, एड्स पर काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है, उसके लिए क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है दोस्तों? आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जेम्स क्लार्क, पॉल एंस्टस, माइकल जॉर्ज और अब्दुल करीम है दोस्तों ये। तो देखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल करीम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने है। आप भी कमेंट बॉक्स में जितने भी आंसर आपको आते हैं वो लिखा करो। आपके कमेंट मैं रेगुलर देखता हूँ और तुरंत रिप्लाई करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में मुंबई में कौन से चक्रवात के आने की संभावना जताई जा गई है, जो कि अरब सागर से आने वाला है? तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं: वायु, निसर्ग, तरंग, अम्फान। तो दोस्तों, अभी मुंबई से कौन सा साइक्लोन उठा है? मुंबई से दोस्तों जो मुंबई में प्रवेश करने वाला है एक्चुअल में, तो ये अरब सागर से कौन सा तूफान उठा है दोस्तों? निसर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इससे कुछ ही दिन पहले अम्फान चक्रवात बे ऑफ बंगाल से उठा था, जिसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में काफ़ी भीषण स्थिति उत्पन्न कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में मूडीज ने भारत की रैंक Baa2 से घटाकर कितनी कर दी है? तो दोस्तों, ये क्या है? रेटिंग एजेंसी है मूडीज, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो इसने भारत की जो इकोनॉमिक रैंकिंग है वो क्या कर दी है? Baa2 से घटाकर क्या कर दी है? Baa3। दोस्तों, एक है S&P है, यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। इसने भारत की रैंकिंग क्या कर दी है दोस्तों? BBB-। इसने भी घटाई है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, Baa3 तो मूडीज के अनुसार हो गई। पहले क्या थी? Baa3। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? Baa2 से घटाकर Baa3 कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों? इससे क्या है कि जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं वो देश में इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर पाती हैं। कारण क्या है कि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि भाई इस देश में स्थायित्व नहीं है, कंपनियों की वैल्यूएशन नहीं है। तो ये रैंकिंग बहुत मायने रखती हैं। और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने BBB-। और एक और है फिच रेटिंग एजेंसी है, उसने भी BBB-। तो किसी के भी अनुसार आपसे पूछा जाए, मूडीज के अनुसार Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया। और दोस्तों, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच, इनके अनुसार क्या है? BBB-।
तो ये आपको इतना ध्यान रखना है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए आप मूडीज की स्थापना देख लीजिए। मूडीज की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एमएसपी में खरीफ की कितनी फसलें शामिल की गई हैं? तो देखिए दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 10, 11, 13 या 14। तो दोस्तों एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, यानी न्यूनतम समर्थित मूल्य, इसमें खरीफ की 14 फसलें शामिल की गई हैं। और दोस्तों कुल कितनी एमएसपी के अंतर्गत कुल कितनी फसलें आती हैं? तो देखिए कुल 22 आती हैं। 22 में से 14 खरीफ की, 6 रबी की और 2 कॉमर्शियल जो व्यापारिक होती है उनको शामिल किया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में भारत के जनजातीय मंत्री कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने क्या कहा है कि 23 जो वन उपज होती हैं उनको भी एमएसपी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, यानी उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों अभी क्या आत्मनिर्भर इंडिया की बातें हो रही हैं, इसलिए स्वदेशी आंदोलन आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1850। पहला स्वदेशी आंदोलन चला था 1850 से 1917, जिसके मुख्य जो सूत्रधार थे वो दादा भाई नौरोजी थे, एमजी रानाडे थे और गोपाल कृष्ण गोखले थे, तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी थे। तो पहला कब चला था स्वदेशी आंदोलन? 1850 से 1917 तक, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि आजकल स्वदेशी काफ़ी चर्चा में है। तो देखिए हाल ही में किस देश ने कोविड-19 को लेकर एविफेविर एवं फेविपिराविर वैक्सीन को 1 सप्ताह के भीतर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी रूस ने क्या कहा है? रूस, इसका जवाब आपका रूस सही होगा। रूस राइट आंसर है आपका। रूस ने कहा है कि एविफेविर और फेविपिराविर ये वैक्सीन है जो कोरोना वायरस के लिए उत्तम है। कोरोना वायरस पर पूरी तरीके से हमने शोध किया है। उसके बाद ये वैक्सीन एक्चुअल में पहले से ही चल रही थी, लेकिन इन्होंने कहा है कि इसमें हमने काफ़ी चेंज करके और ये 1 सप्ताह के अंतर्गत लॉन्च कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए हाल ही में जयंतीलाल नामोना का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है तीरंदाजी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। तो दोस्तों जयंतीलाल नानोमा किससे संबंधित है दोस्तों? तीरंदाजी से। अच्छा, ये इंग्लिश में भी आ सकता है ऑप्शन, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? आर्चिलरी। तो आर्चिलरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है पत्रकारिता, संगीतकार, साहित्यकार, उद्यमिता। तो दोस्तों ये वाजिद खान क्या थे दोस्तों? संगीतकार। इनका अभी हाल ही में 43 ईयर्स की एज में निधन हो गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2020-21 के दौरान जल जीवन मिशन के लिए 1407 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जल जीवन मिशन किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, कौन सा मिशन या कौन सी योजना किस राज्य से संबंधित है। तो आप करंट अफेयर्स के रेगुलर नोट्स तैयार करो और उनको बार बार पढ़ा करो।
अन्यथा आपका पढ़ने का कोई महत्व नहीं होगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम भी राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम मिड अगस्त तक होने की पूरी संभावना है। संभावना क्या ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 1400 करोड़ रुपए का जो मंजूरी दी है जल जीवन मिशन के लिए, ये कौन से राज्य से संबंधित है दोस्तों? असम से। अब बात करते हैं हम असम की। तो देखिए असम के सीएम अभी कौन है? एसएस सोनवाल। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? जगदीश मुखी। कैपिटल यहाँ की दिसपुर है। यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य बिहू है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक काजीरंगा है जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, एक मानस है दोस्तों, और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं तो हाल ही में केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसाय एवं कुटीर उद्योगों के लिए मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा की है, जिसमें कितने रुपए का बजट रखा गया है? तो दोस्तों मुद्रा शिशु ऋण, इसके तहत दोस्तों क्या किया जाएगा? जो छोटे व्यवसायी हैं, कुटीर उद्योग जो चलाते हैं, उनको मुद्रा शिशु ऋण के तहत उनको ऋण आवंटित किया जाएगा। तो इसका बजट अभी कितना रखा गया है दोस्तों? तो देखिए 1500 करोड़, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से आपको समझना है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए फाइल शेयरिंग वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका क्या नाम है दोस्तों? अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने फाइल शेयरिंग वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया है, उस वेबसाइट का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, वी डिपॉजिट, वी डिजायर, वी ट्रांसफ़र, नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वी ट्रांसफ़र। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने फाइल शेयरिंग वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया है, उसका नाम क्या है? वी ट्रांसफ़र, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं तो देखिए एक राष्ट्र एक राशन योजना में कौन से या कौन सा राज्य जुड़ा है? तो देखिए एक वन नेशन वन राशन स्कीम चल रही है दोस्तों। इसमें कितने? अभी 3 राज्य और जुड़े, उत्तराखंड, एक तो उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। अब देखिए दोस्तों, पहले कितने थे? एक राष्ट्र एक राशन योजना में 20 राज्य इंक्लूड थे, अभी 3 नए जुड़ गए हैं, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर। तो टोटल कितने हो गए हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए अब 23 हो गए। एक राष्ट्र एक राशन योजना स्कीम है, इसके तहत कोई भी राज्य का राशन कार्डधारी किसी दूसरे राज्य में भी राशन प्राप्त कर सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए भारत एवं चीन के मध्य डायलॉग का आयोजन कब होगा? तो देखिए दोस्तों, भारत और चीन अभी भी स्टैंड ऑफ पे हैं, लेकिन 4 जून की खबर है कि चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है और भारत की सेना भी 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। तो देखिए दोस्तों, अब इस पर डायलॉग यानी बातचीत होगी, और ये बातचीत कब होगी दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है 6 जून को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो G7 सम्मेलन 2020 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आमंत्रित किया गया है। G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? दोस्तों G7 सम्मेलन 2020 के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या किया है? इनवाइट किया है दोस्तों। तो इसका आयोजन भी कहाँ पर होगा दोस्तों?
अमेरिका में ही होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, G7 सम्मेलन 2019 में कहाँ पर आयोजन हुआ था दोस्तों? फ्रांस में, और वहाँ पर भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया था। बात करते हैं दोस्तों G7 की। तो G7 में कौन कौन से देश हैं दोस्तों? तो G7 में कौन से 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? एक कनाडा है, एक USA है, एक फ्रांस है, एक जर्मनी है, एक इटली है दोस्तों, और एक जापान है, ये, और एक यूरोपीय यूनियन है दोस्तों, एक यूरोपीय यूनियन। तो ऐसे करके 6 कंट्री और एक यूनियन इसमें शामिल है दोस्तों। लगभग दुनिया का 50% पैसा इन 7 के पास ही है, यानी G7 कंट्रीज के पास ही है। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि भारत को G7 में शामिल किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों एक और बनाई गई है G11, जिसमें G11 में देखिए बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया को शामिल किया जाएगा। G7 तो यही रहेंगे 7 कंट्रीज तो दोस्तों, यानी 6 कंट्री और यूरोपीय यूनियन, और इस भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया को भी शामिल करके G11 बनाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं दोस्तों। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर कौन सा ऐप लॉन्च किया है जो सिटी हॉस्पिटल में खाली बेडों की संख्या बताएगा? तो दोस्तों अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोविड ऐप लॉन्च किया है कोविड-19 को लेकर, जो जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती हैं उनमें क्या बताएगा दोस्तों? खाली बेडों की संख्या बताएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो क्या बात करेंगे दोस्तों? उस ऐप का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको सीधा सा ध्यान रखना है, दिल्ली कोरोना ऐप। दिल्ली कोविड ऐप भी ऑप्शन में आ सकता है, तो आपको दिल्ली कोरोना ऐप ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, ये इनिशिएटिव क्यों दिल्ली ने लॉन्च किया है? तो देखिए अभी हाल ही में एक पेशेंट को एक हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर बेड खाली नहीं मिले, फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ा, वहाँ पर भी बेड खाली नहीं मिले, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैं, यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल है, कैपिटल नई दिल्ली है। और देखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली कोलकाता से दिल्ली कब ट्रांसफ़र की गई थी दोस्तों? 1911 की घोषणा के तहत 1912 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो देखिए कोरोना वायरस के 11 प्रकार हैं, जिनमें से भारत में कितने प्रकार विद्यमान हैं? दोस्तों अभी कोरोना वायरस के टोटल टाइप्स पता चलाए गए हैं। टोटल कितने प्रकार हैं कोरोना वायरस के? तो 11 प्रकार हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। जिनमें से कितने प्रकार उपस्थित हैं दोस्तों, कितने टाइप के कोरोना मरीज पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में 6 प्रकार हैं दोस्तों अभी भी, लेकिन सर्वाधिक जो इन्फेक्टेड होते हैं लोग, वो एक तो A2A से होते हैं दोस्तों, और एक AI3 से। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, AI3 और A2A, इनसे सर्वाधिक इन्फेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए हाल ही में PPE इलेक्ट्रॉनिक आइटम किसने विकसित किया है जो कपड़ों के शोधन के लिए काम आएगा? दोस्तों कपड़े है, कपड़े से बना हुआ बैग है, इनको जैसे कोरोना इन पर आ गया है तो इनको डिसंक्रमित करने के लिए PPE इलेक्ट्रॉनिक आइटम विकसित किया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसरो, DRDO, ICMR या ICAR? तो दोस्तों अभी हाल ही में DRDO ने ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम विकसित किया है। DRDO की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म है
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। बात करते हैं इसका अभी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जी सतीश रेड्डी। तो देखिए ये थोड़ा आप देख लीजिए। तो 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी और हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। लेकिन इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलुरु। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ते कर्जे देने के लिए पीएम सुनिधि योजना का खुलासा किया है, जिसमें कितने रुपए का कर्ज दिया जाएगा। दोस्तों अभी कोविड-19 के कारण वापस पटरी पर लौटने के लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं यानी ठेले वाले होते हैं, उनको कर्ज दिया जाएगा पीएम सुनिधि योजना के तहत। तो देखिए इसमें प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर्स को कितना कर्जा दिया जाएगा दोस्तों? तो ये 10,000 रुपये दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों, तो इस योजना का खुलासा किसने किया है दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए हाल ही में कांगो के उत्तर पश्चिम लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का पुनः प्रकोप देखने को मिला है। कांगो उत्तर पश्चिम लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों कांगो के उत्तर पश्चिम लोकतांत्रिक गणराज्य की कैपिटल क्या है? कैपिटल है दोस्तों किनशासा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इबोला वायरस का आपको पता ही है, इबोला नदी में सबसे पहले वहाँ पर आसपास के क्षेत्र में केस देखने को मिला, इसलिए इसका नाम इबोला वायरस रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है। ये बंदरगाह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों क्या किया गया है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम नया नाम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। तो देखिए ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये है हुगली नदी के किनारे, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम कुछ बंदरगाहों के नाम जो चेंज किए गए हैं हाल ही में वो देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा ये देखते हैं। वर्ष 1988 में भारत सरकार ने नावा सेवा पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर दिया। तो दोस्तों 1988 में नावा सेवा पोर्ट ट्रस्ट है, उसका नया नाम क्या कर दिया गया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। बात करते हैं वर्ष 2011 में तूतीकोरन ट्रस्ट पोर्ट ट्रस्ट, जो तूतीकोरन बंदरगाह है उसका नाम क्या कर दिया गया था दोस्तों? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तूतीकोरन का क्या कर दिया गया? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एन्नोर बंदरगाह लिमिटेड को जाने माने स्वाधीनता सेनानी एवं तमिलनाडु के पूर्व सीएम कामराजार के सम्मान में कामराजार बंदरगाह लिमिटेड कर दिया गया। एन्नोर बंदरगाह का क्या नाम कर दिया गया दोस्तों? कामराजार बंदरगाह। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं वर्ष 2017 में जो गुजरात का कांडला बंदरगाह है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए 500 मीटर एपर्चर वाला गोलाकार टेलीस्कोप 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट सितंबर 2020 में एलियन के संकेतों की खोज शुरू करेगा। ये टेलीस्कोप कौन से देश का है? तो दोस्तों जो एलियंस की या ब्लैक होल्स हैं उनकी, आकाशगंगा की, इन सारी चीज़ों की जानकारी देने के लिए 500 मीटर एपर्चर वाला गोलाकार टेलीस्कोप, जिसे 500 मीटर एपर्चर स्पेशल टेलीस्कोप कहा जाता है, फास्ट,
ये कौन से देश का है दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है चाइना का, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों इसी में। तो देखिए, इस टेलीस्कोप को दक्षिणी पश्चिमी प्रांत गुइझोउ, चीन का दक्षिणी पश्चिमी प्रांत है दोस्तों गुइझोउ के पिंगटांग काउंटी में स्थापित किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है। ठीक है, इसे आई ऑफ हेवन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आई ऑफ हेवन, यानी स्वर्ग की आँख भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये टेलीस्कोप दोस्तों क्या काम आएगा? तो देखिए, ये एलियंस, आकाशगंगा, ब्लैक होल आदि के बारे में जानकारी देगा। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए, हाल ही में उठे चक्रवात क्रिस्टोबाल कौन से देश को प्रभावित करेगा? तो दोस्तों अभी चक्रवात उठा है क्रिस्टोबाल, तो ये दोस्तों कौन से देश को प्रभावित करेगा? तो देखिए, अमेरिका, मैक्सिको या ए व बी दोनों, या रसिया। तो दोस्तों ये अमेरिका एवं मैक्सिको यानी ए एवं बी दोनों को प्रभावित करेगा। अब हम दोस्तों देखते हैं कि अलग अलग देशों में चक्रवातों के क्या नाम होते हैं। एक्चुअल में दोस्तों जो हमारे प्रशांत, जो हमारा हिंद महासागर है, वहाँ तो इन्हें क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है। हिंद महासागर में तो चक्रवात कहा जाता है, लेकिन दोस्तों पश्चिमी अटलांटिक तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी अटलांटिक एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में हरिकेन कहा जाता है। और दोस्तों पश्चिमी प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी चीन सागर में इसे टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है और फिलीपींस में बागुलो कहा जाता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए, हाल ही में कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? दोस्तों भारत सरकार का कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें कोविड-19 की नीतियां, कोविड-19 से लड़ने में जो कारगर साबित होने वाली नीतियां किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया उनका, इनके लिए जो प्रबंधन सूचकांक है वो जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इसमें आगे दोस्तों। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक के तहत 10 राज्यों के लिए गए विश्लेषण में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। 10 राज्यों का सर्वे किया गया है दोस्तों इसमें, जिसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? राजस्थान। राजस्थान से संबंधित स्टूडेंट तो इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ध्यान रखें, बाकी स्टूडेंट भी याद रखें दोस्तों, क्योंकि आजकल कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे इसी में बात करते हैं कोविड-19 महामारी का डबलिंग टाइम, यानी जैसे 100 केस हैं 100 से 200 होना, इतने दोगुने होने का समय, जहाँ पूरे देश में 12 दिन है वहीं राजस्थान में 18 दिन है दोस्तों। यानी पूरे देश में हर 12 दिन में डबल केसेज हो जाते हैं, लेकिन राजस्थान में ये 18 दिन में जा कर के डबल होते हैं। तो ये भी आपको इससे संबंधित बात ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की संख्या 10,000 होने वाली है, लेकिन सक्रिय मामलों का ग्राफ लगातार घट रहा है। अब राज्य में केवल 2699 सक्रिय मामले हैं, मात्र 2699 सक्रिय मामले हैं 2699। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली मृत्यु दर भी 2.16% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। वहीं मरीजों की रिकवरी रेट देश में सबसे ज़्यादा 67.59% है। तो दोस्तों रिकवरी रेट भी राजस्थान में ज़बरदस्त है।
एक मृत्यु दर बहुत कम है 2.5916%, 2.16%। इतना आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए, हाल ही में फिनलैंड के नए भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, फिनलैंड का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वाणी राव, रवीश कुमार, विक्रम सिंधे, अमित कुमार। तो दोस्तों, अभी रवीश कुमार को क्या नियुक्त कर दिया गया है? फिनलैंड का नया राजदूत। बात करते हैं इससे पहले कौन थे दोस्तों? इससे पहले वाणी राव थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिमल जुल्का समिति का गठन किस लिए किया गया? दोस्तों, बिमल जुल्का समिति का गठन किसके लिए किया गया है, ये आपको बताना। तो देखिए, ऑप्शन ए है खेलों को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी है फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी है साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, और ऑप्शन डी है इकोनॉमिक सुधार के लिए। तो दोस्तों, अभी फिल्मों में सुधार के लिए ये बिमल जुल्का समिति का गठन किया गया। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 2 जून। बात करते हैं 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना था, ये आपको पता होना चाहिए। तेलंगाना की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ के सीएम हैं सी चंद्रशेखर राव, यहाँ के गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, और कैपिटल है दोस्तों तेलंगाना की हैदराबाद। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, मीडिया नीति 2020 किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? दोस्तों, अभी मीडिया नीति 2020 लॉन्च की गई है, शुरू की गई है। तो ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? ऑप्शन है आपके सामने लद्दाख, दमन एवं दीव, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, ये किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने शुरू की है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। तो ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये केंद्र शासित प्रदेश बना था, कब बना था दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और अनुच्छेद 370 यहाँ से कब हटाया गया? ये हटाया गया दोस्तों 5 अगस्त 2019। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया दोस्तों? कब लागू किया गया? 6 अगस्त 2019। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? गिरीश कुमार मुर्मू। ठीक है, इतना यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए, चंगपा समुदाय का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से? दोस्तों, अभी चंगपा समुदाय इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसका संबंध कहाँ से? लद्दाख से। ये तो जनजाति है दोस्तों जो बकरी पालन से संबंधित है। तो दोस्तों, ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है? लद्दाख से। बात करते हैं, चाइना ने क्या किया है? भारत का लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ पर कुछ क्षेत्र है जो लद्दाख से अलग थलग कर दिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। इस वजह से इनको बकरी चराने में दिक्कतें आने वाली है। तो ये इसलिए चर्चा में है। तो चंगपा समुदाय आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर निवास करते हैं? ये लद्दाख में। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, इसी के बारे में डिटेल से जानते हैं। लद्दाख के चुमूर और डैमचौक क्षेत्र में चीनी सेना के अतिक्रमण ने लद्दाख के घुमंतु चरवाहा चांगपा समुदाय को ग्रीष्मकालीन चारागाहों के बड़े हिस्से से अलग थलग कर दिया है दोस्तों। कौन कौन से क्षेत्र हैं दोस्तों? एक तो है चुमूर और एक है डैमचौक। ठीक है, इस पर कब्जा कर लिया चाइना ने। या चांगपा समुदाय है, ये इस वजह से क्या है? समस्या से जूझ रहा है क्योंकि वहाँ पर चाइना ने
अतिक्रमण कर लिया है, जिससे उनको बकरी पालन में और मवेशी पालन में काफ़ी समस्या होने वाली है। बात करते हैं तो देखिए चांगपा है जो खानाबदोश जीवन पसंद करते हैं और इनका मुख्य आधार क्या है दोस्तों, मवेशी और पश्मीना बकरियों का पालन करना। मवेशी और पश्मीना बकरियों का पालन करना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों कुछ खबरें और देखते हैं। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हर वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। साइकिल को पर्यावरण फ्रेंडली माना जाता है दोस्तों, और ये काफ़ी किफ़ायती है और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जीवन रक्षा तकनीक तक समान पहुंच के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कोविड-19 पर आसान पहुंच स्थापित करने के लिए कौन सा पूल लॉन्च किया है दोस्तों? कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, ये आपको ध्यान रखना है। ये WHO ने लॉन्च किया है, तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 31 मई को। ये दोस्तों भारत में तंबाकू कहाँ से लाया गया था दोस्तों? तो 1508 में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। तो ये पुर्तगाली पौधा है दोस्तों। अभी सर्वाधिक उत्पादन तंबाकू का भारत में कहाँ पर होता है दोस्तों? ये होता है आंध्र प्रदेश। और राजस्थान में हम बात करते हैं तो राजस्थान में अलवर में होता है दोस्तों। इस वर्ष की थीम भी हम देखते हैं विश्व तंबाकू दिवस की। तो देखिए युवाओं को तंबाकू आधारित उद्योगों की नकली वस्तुओं से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना, ये थीम है दोस्तों। तो देखिए ये दोस्तों आज का करंट अफेयर्स है। ये इसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। देखिए दोस्तों 2 जून, 3, 4 और 5 जून का हम करंट अफेयर्स एक साथ आज डिस्कस किया है। तो इसलिए आपको ये पूरा डिटेल से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। राजस्थान संबंधित स्टूडेंट भी जान लीजिए कि राजस्थान पुलिस में जो पिछले एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि जो बी पार्ट था उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट रहे थे और वो करंट अफेयर्स की वजह से ही रहे थे। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है कि एग्ज़ाम अगस्त तक होने वाला है। अगस्त में 100% एग्ज़ाम हो जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं तो UPSC, SSC, बैंक, इनकी भी गाइडलाइन जारी होने वाली है दोस्तों। कल के पेपर में ये चीज़ डिस्कस कर रखी थी। तो आपको ये सारी बातों पर थोड़ा ध्यान देना है और आपको कंटिन्यूटी बनानी है, अपनी पढ़ाई में एक निरंतरता लानी है दोस्तों। मैथमेटिक्स की क्लास भी आपकी रेगुलर होगी। 2-3 दिन से क्या है कोई भी क्लास नहीं हो पा रही थी, 2 से 3 दिन हुए हैं आज, क्योंकि मैं बाहर कोई बड़े एक अर्जेंट काम से चला गया था। और दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको राजस्थान जीके की भी प्रॉपर क्लास मिलती है। वो क्वेश्चन सारे मिलेंगे जो आप एग्ज़ाम में देखकर सोचते हो कि ये आया कहाँ से है, तो ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। दोस्तों हमारे लगभग 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। 200 सब्सक्राइबर आप जल्दी से जल्दी दीजिए, फिर आपको लाइव क्लास, बड़ी बड़ी क्लासें, मैराथन क्लासें देंगे, जिससे आपका एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन एक एक रात में हम करवाएंगे। तो आप भी जिम्मेदारी लीजिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए और वीडियो पूरी देखिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।